जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच में आपका स्वागत है। आइए तो सबसे पहले बातों को समझेंगे और बिल्कुल बेसिक कंटेंट, बेसिक जानकारी को लेकर के चलेंगे और देखेंगे आज हम लोग त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ आप देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, आप कॉपी में नोट करते चलें। जब तक नोट नहीं कीजिएगा तब तक पढ़ने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि शुरू जब भी कोई भी काम हम लोग करते हैं तो वो बिल्कुल आसान लगते हैं, बट लेकिन थोड़े से कुछ आगे जब वीडियो आपका 3 4 5 आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा कठिन आपको लगने लगेगा। लेकिन जब अगर आप शुरू से कंटिन्यू बने रहेंगे हमारे वीडियो में, तब आपको किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं होंगी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पैटर्न होता है एग्जाम का, ऐसा सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति को लेकर चलते हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से अपनी भाषा में, ताकि बच्चों को समझ में अच्छे तरीके से आए। पढ़ने वाले सारे बच्चों को समझ में आएगा, चाहे वो क्लास 9th में पढ़ रहे हो, वो अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। और जो लड़के ओल्ड हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, उन्हें भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और हर तरीके की हर बातों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करूंगा जैसा कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति। देखिए, हम लोग किताब के अनुसार, अगर आप अपना सिलेबस के अनुसार देखते हैं तो ये 8वां चैप्टर है। ठीक है, मैं सारा बताऊंगा, पहले लिखते चलिए आप लोग। पहले त्रिकोणमिति। देखिएगा, सबसे पहली बात कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि इससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको माइंड में यह सेट करना है कि इससे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पहले आता था 15 नंबर का, पहले आते थे 15 नंबर का। बहुत सारे टीचर बोलते थे कि त्रिकोणमिति में 20 नंबर के आते हैं। दरअसल वो बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन सच्ची में कहा जाए तो वो सही ज्ञान दिए नहीं थे। सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ा करके छोड़ दिए हैं और बोले कि 20 नंबर आ गया, जबकि त्रिकोणमिति से 15 नंबर और 5 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस, तब आपका 20 नंबर आता था। क्लियर है ना? लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं, आजकल कुछ पैटर्न बदल चुके हैं एग्जाम लेने का। मैंने कल ही डिस्कस किया था कि 15 अंक के पूछते हैं ना, तो अब जो आपका एग्जाम होगा, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक 2021 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसमें कम से कम आपको 25 नंबर देखने को मिलेंगे। तो यानी याद रखिएगा, इससे आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब आपको लगेगा 25 मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 25 नंबर आएंगे, और इस 25 नंबर को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो अच्छे से वीडियो को ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा। और यह 25 नंबर आप कैसे प्राप्त करें आसान तरीके से, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, ध्यान सुनेंगे, समझेंगे। जो बातें नहीं समझ में आएगा एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। क्लियर? और किसी प्रकार का तकलीफ या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके समस्या को दूर कर सकूं। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सारी बातों को समझाते हैं। पहले एक बार लेक्चर देता हूं, उसके बाद मैं कुछ लिखा दूंगा, आप नोट कर लेंगे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यही आता है, तो गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में कोण तथा भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर सुनिएगा, मैंने कहा कि गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रीक शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, तो हम लोग जानेंगे कि इसके नाम पर भी इसका एक डेफिनेशन होता है
कि त्रि मने तीन, गोनो मने कोण और मीटर मने माप, अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तब हम लोग इसमें जानेंगे इसकी खोज के बारे में। तो याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का खोज ब्राह्मीर और बहुत सारे केपलर, बहुत सारे गणितज्ञ इन्होंने प्रयास किया। मिस्र और बेबीलोनिया में इसका भी खोज हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बातें आपको समझनी होगी बातों को कि सबसे पहले त्रिकोणमिति के खोज का प्रयास पाइथागोरस किए थे। पूछेगा कोई भी तो याद रखना है कि त्रिकोणमिति का खोज का सबसे पहला प्रयास किसने किए थे, तो पाइथागोरस ने किए थे। लेकिन इनका बात फ्लॉप कर गया बाद में जाकर के, क्योंकि पाइथागोरस ने केवल किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बारे में अध्ययन किए थे और उन्हीं के बारे में संबंध के बारे में सत्यापित किया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला दिए, है ना, ऐसा एक स्टेटमेंट दिए जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो जब ये बात बोले तो इनकी बातों में क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि परिभाषा भी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करना है, और पाइथागोरस ने क्या किए थे, केवल भुजाओं के बारे में अध्ययन किए थे। इसलिए इनका क्या कथन हुआ, इनका कथन जो हो गया वो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने केवल भुजाओं के बीच संबंध की सत्यता की जांच की थी, सत्य संबंध बताया था केवल भुजाओं के बारे में। तब जाकर के 140 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिकोणमिति का दोष रहित त्रिकोणमिति का खोज किया। इन्होंने किसी समकोण त्रिभुज में कोण और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया और संबंध के बारे में बताया। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। किसी किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो त्रिकोणमिति का जो जनक लिखता है हिप्पोरकस लिखता है या हिप्पार्कस लिखता है, दोनों नाम एक ही है, समझना बातों को, हिप्पोरकस बोलिए या हिप्पार्कस बोलिए, एक ही चीज है। तब जाकर के हम लोग को पढ़ना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। बहुत सारे बातों को नहीं यहाँ पर लिखा सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि बहुत कुछ लिखा है, आप भी बोर हो जाइएगा। तो बेस्ट कंटेंट आपको देंगे ताकि जिससे आप अपनी इफिशियंसी दिखा सकते हैं एग्जाम में, ताकि आपको लगेगा कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए कुछ लिखा देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, कॉमा उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोला मैंने, गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं ट्री मने तीन, गोनो मने कोण, मीटर मने माप।
अर्थात तीन कोणों की माप को, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, लिखते चलेंगे स्टार करके, क्योंकि मैं आपको उतना वक्त नहीं दे सकता हूं लिखने का। वीडियो को पॉज करेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे पहले नोट करिए। त्रिकोणमिति के खोज का सबसे पहला प्रयास त्रिकोणमिति के खोज का सबसे पहला प्रयास पाइथागोरस ने किए थे, लेकिन इन्होंने केवल भुजाओं के बीच किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किए। इन क्या बोले, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला प्रयास किए थे कौन? तो सबसे पहला प्रयास किए थे पाइथागोरस ने, लेकिन इन्होंने केवल भुजाओं के बारे में संबंध का अध्ययन दिया। क्या दिए थे सुन लीजिए जरा। अर्थात क्या बोल रहे थे ये किसी समकोण के बारे में? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी कथन को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये जो बात बोले थे इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। जब ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा तब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेना है। 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और बड़ा होता है। कर्ण होता है और क्या होता है? बड़ा होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। और याद रखिएगा, अगर मैं इसको न्यूनकोण मानता हूं तो मेरे न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और बच गया जो भुजा वो मेरा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसे हम लोग B द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो पाइथागोरस क्या है प्रमेय? तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो लिख देता हूं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अर्थात इनका क्या कथन है? यही बात बोल रहे थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है दोनों का। जरा बोलिएगा इसमें कर्ण क्या है? तो आप देखिएगा कि कर्ण हो जाएगा हमारा AC
तो यहाँ पे कर्ण AC है जिसको हम H से इंडिकेट किए हैं, तो यहाँ हम H स्क्वायर लिख सकते हैं। और लंब को बोलते हैं P से, तो इसे P स्क्वायर कह सकते हैं। और आधार को बोलते हैं B से, तो इसको B स्क्वायर कह सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला अभी से याद कर लीजिए, इसका पूरा त्रिकोणमिति में उपयोग होगा। H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा कोई बोले कि मुझे लंब चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो दूसरा फॉर्मूला देखिए इसी से बना है, ठीक है ना। हम सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर मुझे लंब मालूम करना होगा तो लंब मालूम करने के लिए कर्ण में आधार घटा देंगे, यानी हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिसको जिससे सूचित करते थे वो हो गया। एक फॉर्मूला यहां बन गया। फिर तीसरा नंबर में आपका हो गया आधार पूछेगा, तो आप बोलिएगा कि आधार का स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा लंब का कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखेगा B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो आपका एक फॉर्मूला और बन गया। बातों को समझना है ध्यान से, क्योंकि इसका यूज बहुत बार होगा। मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आधार और लंब छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होता है। किससे, तो लंब और आधार दोनों से। क्लियर। अगर मुझे लंब निकालना होगा, ध्यान देना है, अगर मुझे लंब निकालना होगा, फॉर्मूला याद मत करना, लॉजिक पकड़िए। मैंने क्या बोला कि मुझे लंब निकालना होगा तो कर्ण में हम आधार को घटा लेंगे, और अगर मुझे आधार निकालना होगा तो कर्ण में मैं लंब घटा लूंगा, और मुझे अगर कर्ण निकालना होगा तो दोनों के स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जरा इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखना है अगला पॉइंट्स, लिखिएगा 140 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिकोणमिति का दोष रहित खोज किया। इन्होंने किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध स्थापित किया। ठीक है, संबंध स्थापित किया। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पार्कस को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, जो आपको जानना जरूरी था कि हिप्पार्कस, ये जो हिप्पार्कस आप देख रहे हैं, ये त्रिकोणमिति के पिता हैं। त्रिकोणमिति का क्या है? जनक हैं। तो ये सब बातों को जानना बहुत आपके लिए क्या है? जरूरी है।
तो फिर हम लोग आगे लिखते हैं। आज त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना है हम लोग को, तो फालतू बातें से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि त्रिकोणमिति का उपयोग अगर आप जान जाएं तो अच्छी बात है। त्रिकोणमिति का उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग, तो ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है ना, वह मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, युद्ध क्षेत्र में, संचार मीनार में, यहां तक कि इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो त्रिकोणमिति का। तो लिखे यहां पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, भवन, मीनार, मंदिर, खंभा इत्यादि की ऊंचाई, इत्यादि की ऊंचाई, कौमा नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, संचार मीनार, संचार मीनार इत्यादि में किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है। यहां तक कि इसका उपयोग आधुनिक युग में, आधुनिक युग में इंजीनियरिंग, आधुनिक युग में इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? तब हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए, ये सब छोटी छोटी बातें थी। हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि आज का जो क्लास है ना बिल्कुल थ्योरी वाला है, लिखने वाला है। तो जल्दी से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे तभी तो पढ़ेंगे मन से, है ना। चलिए, इसलिए आपको पेशेंस बना के रखना होगा। पेशेंस बनेगा तब जब आप पढ़ने के लिए इच्छुक रहेंगे तब, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो कहता है किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और ये तीनों भुजाओं को 6 तरह से अनुपात किया जाता है। तो 6 तरह से अनुपात किया जाता है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक से कॉट में इसका नाम है। इसका पूरा नाम था साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंट, है ना, कॉटेंजेंट, ऐसा नाम था। इसे संक्षेप में लिखा गया तो इसे लिखा गया साइन, कॉस, टैन, कोसेक से कॉट। ठीक है, ज्यादा विस्तार से आपको जानकारी लेना जरूरी नहीं है ना। टारगेट बैच की तरह लेके चलते हैं कि आज थोड़ा सा लिखवाने जरूरी था, ये छोटी छोटी बातें इसलिए लिखवाए। ठीक है, तो चलिए, तो लिख लिया किसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बोलेंगे किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और अगला स्टार में लिख लीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं
जिसे छह तरह से अनुपात किया जाता है, छह तरह से अनुपात किया जाता है, छह तरह से अनुपात किया जाता है। ठीक है, जरा समझेंगे कि वह छह तरह क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है। ये हम पहले से बता चुके हैं कि ये कर्ण होता है और ये आपका होता है लंब और ये आपका होता है आधार। याद रखिएगा एक बहुत बड़ा बात कि पूरा त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, दूसरा त्रिभुज आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए आपको क्या क्या क्षेत्र से होता है, तो ध्यान देने वाली बात है। पहला होता है साइन, याद रखिएगा, नहीं बोलने आएगा, दो बार बोलना है। पहले लिखा आता था पूरा SINE साइन, लेकिन इसे संक्षेप में लिखा गया तो साइन। इस बैच को टारगेट बैच की तरह ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपको लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो चलिए एक बार फाउंडेशन बैच आएगा तो फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे। अभी जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है टारगेट के लिए, क्योंकि परीक्षा में उसे कम समय में अच्छा नंबर अचीव करना है, तो उनके लिए बैच है। ठीक है, तो साइन का हिंदी भी होता है जया, ठीक है, बहुत सारा हिंदी भी होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा, तो मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो साइन थीटा को बोलते हैं लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे यहां पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसे आप लोग बोल सकते हैं P बटा H, क्या बोल सकते हैं, P बटा H। दूसरा में होता है साइन के बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा को बोलेंगे हम लोग आधार बटे कर्ण। क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब B बटा H, आधार को B से, कर्ण को H से। तीसरा में ध्यान दीजिएगा tan बोलते हैं, तो tan थीटा का हो जाएगा आपका, tan थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं P बटा B, P बटा B। और उसके बाद हम जानते हैं कि ये तीनों का कुछ ना कुछ एक इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, लेकिन हमें उससे भी मतलब नहीं है। पहले लिखते हैं हम लोग साइन कॉस टैन, कॉसेक COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का मतलब H बटा P, H बटा P। ये फॉर्मूला को बहुत बार लिखूंगा, सिर्फ अभी आप चुपचाप लिखिए सजा के कॉपी में। पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, सेक। पांचवा में हमारा है सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा यहां पर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार को हम लोग बोलते हैं H बटा B, H बटा B। फिर 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कॉट, कॉट थीटा। तो बोलेंगे यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बोलेंगे, यहां बोलेंगे B बटा, सॉरी, आधार बटा लंब बोलेंगे बाबू, आधार बटा लंब बोलेंगे B बटा P, B बटा P। जल्दी से इसको आप एक बार पहले नोट करिए, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको मैं सारा बात बताऊंगा, क्योंकि अगर आप क्या कहें इसमें ज़्यादा लॉन्ग से नहीं बता सकते हैं ना, बताएंगे तो आपको लगेगा बोर लगने लगेगा, और वो सब पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा याद कैसे करना है मैं बोलने के लिए सिखाऊंगा। एक बार नहीं आएगा, जो न्यू स्टूडेंट है उसको बोलने नहीं आएगा, वो समझिए। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। फिर से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस चैप्टर में कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको फार्मूला बढ़ते जाएगा, आपको तकलीफें होने शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले आप इसको नोट करिए बढ़िया से, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से लिखिए इससे पहले।
चलिए इसे मिटा देते हैं ना। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूं, कुछ नोट पॉइंट बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूं। नोट है क्या कि साइन थीटा का अर्थ साइन गुने थीटा नहीं होता है। याद रखना है कि कभी भी साइन थीटा का अर्थ ये मत समझना है कि साइन गुने थीटा है, ऐसा नहीं होता है। साइन गुने थीटा नहीं होता है, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर गुने थीटा स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता है। आप ये मत समझना है कि साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। याद रखना है कि साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब आपको सबसे बड़ी बात बताया गया है कि कभी भी साइन के साथ जो भी एंगल लगेगा उस एंगल कोण पर कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए 3 बात को जरा नोट कर लीजिए फटाफट। इन तीनों बात को जल्दी से नोट कर लीजिए कि साइन थीटा का अर्थ होता है साइन गुने थीटा नहीं होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ होता है साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं होता है। और साइन थीटा का जो मेन अर्थ होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? चलिए फटाफट लिखते रहिए। अगला हम लोग का याद करिएगा व्युत्क्रम के लिए। मैंने बोला साइन थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। ये होता है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, पढ़े ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कॉसेक थीटा, ठीक है। और याद रखना है यहां पर साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद याद रखिएगा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। याद रखिएगा कॉस के बाद सेक के बाद टैन होता है, और टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। पहले एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। बोले कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है तो बोलेंगे टैन थीटा। बोले सेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो बोलेगा कॉस थीटा। बोले कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो बोलेंगे साइन थीटा। क्लियर है? याद रखिएगा सिंबल, कुछ संकेत बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर थीटा ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं साई, इसको बोलते हैं लेमडा, और इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। तो ये कुछ संकेत थे, याद जरूर रखना है, उल्टा याद जरूर रखना है। अरे 2 ही चीज तो पढ़ना है बढ़िया से। एक त्रिकोणमितीय अनुपात के जो निष्पत्तियां जो पढ़े हैं आप, 6 साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, और एक ये कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है। मैं आपको याद करवा दूंगा पूरे अच्छे तरीके से। कुछ लोग तो आपको पढ़ाएंगे लाल बट्टे कक्का, कौन कौन एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, ऐसा भी। ये सब लॉजिक काम नहीं करता है। जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है सामने तो ये सब लॉजिक नहीं काम करता है। ये सब मन बहलाने के लिए सब ट्रिक दिया जाता है कि लड़का जरा खुश हो जाए, समझें। ये सब से कभी नहीं होने वाला है। आप जैसे ही देखिएगा टैन थीटा तुरंत बोलिएगा बी बटा पी, पी बटा बी बोलते हैं ना, टैन थीटा बोलेंगे पी बटा बी। कहाँ हमने बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले लगाया? ये सब सिर्फ मन लगाने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा हंसाने के लिए सब किया जाता है। ये सब से कुछ होने जाने नहीं है, ठीक है। उसका उपयोग कभी कोई करता ही नहीं है। तो बातों को समझिए, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉजिक से हमें नहीं करना है। पहले यहाँ सीखे डायरेक्ट बोलेंगे साइन थीटा पी बटा एच। देखिए कितना अच्छा से मैंने आपको पढ़ाया। अभी मैंने कहा कि साइन थीटा का पढ़े पी बटा एच। देखिए ध्यान से, यहीं पर याद हो जाएगा। साइन थीटा का पढ़ा मैंने पी बटा एच, अभी पढ़े थे। कॉस थीटा का पढ़े बी बटा एच,
कॉस थीटा का पढ़ें b बटा h, और tan थीटा का पढ़ें p बटा b, पढ़े है ना। साइन थीटा का पढ़ें p बटा h, कॉस थीटा पढ़ें b बटा h, tan थीटा पढ़ें p बटा b, ठीक है। और जब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जब जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो क्या यहाँ p बटा h का उल्टा नहीं होगा h बटा p। बातें समझ में आ रही है? इसलिए रटना नहीं है, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे तरीके से। बोलो पहले यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो जब कॉस थीटा का मान होता है b बटा h, तो इसका मान h बटा b नहीं होगा, हो जाएगा। tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो tan का मान है p बटा b, तो क्या इसका मान b बटा p नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आपको केवल ये 3 याद करना है और ये 3 ऑफर में। फिर से मैं बोल रहा हूं, साइन का उल्टा कॉसेक, अरे साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। दोनों एक दूसरे तरफ से उल्टा है, दोनों एक दूसरे तरफ से क्या है? उल्टा है। तो हमसे कोई पूछ देगा कि सेक थीटा का क्या होता है, तो हम जानेंगे कि सेक का उल्टा होता है क्या चीज? कॉस होता है। कॉस का मान हम जानते हैं कि b बटा h होता है, तो जब इसका मान b बटा h होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? h बटा b हो जाएगा, उल्टा। क्लियर? हमसे पूछेगा साइन थीटा तो p बटा h, कॉस थीटा तो b बटा h, tan थीटा तो p बटा b, पूछेगा कॉसेक थीटा तो h बटा p, सेक थीटा तो h बटा b, कॉट थीटा तो b बटा p। ऐसे आप बोलेंगे, 3-4 बार लिखेंगे, बोलेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, p बटा h, b बटा h, p बटा h, b बटा h, p बटा b, यहाँ हो जाएगा h बटा p, h बटा b और b बटा p। क्लियर है? साइन का उल्टा क्या होता है? एक बार फिर बोलिएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये सारी बातें आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आगे पढ़ाने में मुझे बहुत आराम मिलेगा और आपको भी बहुत समझने में क्या मिलेगी? सुविधा होगी। अगर ये सब बातें आपको अगर समझ में नहीं आया है तब मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। जल्दी से पहले इसे एक बार नोट कर लीजिए। आप इस क्लास में आपको छोटी छोटी भी बातें बताई गई है, ठीक है। और आज हम लोग का पहला क्लास था, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और रेगुलर बनेगा और हर टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये टारगेट बैच है, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसमें उतना डिटेल से आपको नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि डिटेल से करेंगे तो जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको लगेगा बोरिंग, उन्हें चाहिए नंबर, कम पढ़ के नंबर चाहिए। इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग हैं और आपके लिए भी हैं, इसे सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। जब ये टारगेट बैच खत्म होगा तो फिर नए सेशन में हम लोग नया फाउंडेशन बैच देंगे जिसके एकदम बेसिक से बताया जाएगा, एकदम मतलब कि इंट्रोडक्शन क्लास ही 2 दिन चलता है। अरे 2 दिन तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही समाप्त हो जाएगा आपका, 2-3 दिन इंट्रोडक्शन ही बकना पड़ेगा, क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें बताना पड़ता है। ये तो थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन इसलिए करवा दिया क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट से शुरू करते तो बच्चों को समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।